नमस्कार दोस्तों, आज के इस सत्र में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल का जो लेक्चर था वो कुछ तकनीकी कारणों से बाधित हो गया था, जिससे समग्र बातें नहीं हो पाई थी। कल हम लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी पर विस्तार से चर्चा किया था। साथ ही साथ हम लोगों ने ये देखा था कुछ सामान्य बातें कि भूगोल क्या होता है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद हम लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी देखा और ये समझा कि सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए हमें किस स्तर पर जाकर के किन किन बातों को तैयार करना है। सिलेबस में तो दो चीज़ें लिखी हुई हैं, भूकंप लिखा है, ज्वालामुखी लिखा है, उसके बाद सुनामी लिखा है। क्या सिर्फ इतना पढ़ लेने से काम चल जाएगा या हमें इसके अलावा अन्य टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे? हमें प्रीलिम के दृष्टिकोण से क्या पढ़ना है और मेंस के दृष्टिकोण से क्या पढ़ना है, अर्थात किन किन टॉपिक पर हम विश्लेषण की मांग है, कौन से टॉपिक हमें बहुत विस्तार से समझ के साथ जानने हैं और कौन से टॉपिक में हमें फैक्ट भी ध्यान रख करके चलना है। ये सारी बातें कल हम लोग समझे थे। आइए हम लोग सत्र को और आगे बढ़ाते हैं। आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम लोग देखें तो जो क्लाइमेटोलॉजी थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग, चूंकि आज बस परिचर्चा है कि हमें क्या क्या जानना चाहिए। ठीक, लेक्चर हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन जब 3 घंटे आपको मेंस लिखने की आदत होगी, डालनी पड़ेगी आदत। 3 घंटे बैठ नहीं सकते और अनवरत लिखना है, तो वो क्षमता का विकास तो करना होगा। 2 घंटे प्रीलिम का पेपर होता है तो भी तो बैठना है, तो 3 घंटे की क्षमता एक साथ बैठने की आपकी होनी चाहिए और उससे लंबा ये लेक्चर नहीं होगा, उससे कम ही होगा। आइए देखें हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में हमने क्या कहा था, वायु, उससे क्या बना था, वायुमंडल, और उसका अध्ययन हम लोगों ने किसमें किया था, क्लाइमेटोलॉजी। वायु क्या है? देखिए, वायु जो है विभिन्न प्रकार की गैसों के यांत्रिक मिश्रण को वायु कहते हैं, और जहां पर पृथ्वी के जिस भाग में वायु की संकेंद्रता है, अधिकता है, उसी को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल एक बहुस्तरीय गैसीय आवरण होता है। अगर हम लोग देखें, ये आपका अर्थ है, सरफेस है, तो ये जो बहुस्तरीय गैसीय आवरण है, इसी को वायुमंडल कहा जाता है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उससे संबद्ध होता है। अब वायुमंडल की अपनी संगठन संरचना है, उसकी विशेषता है, उसको हम जानेंगे। क्योंकि इस वायुमंडल में, या जो इस वायुमंडलीय तत्व हैं, उनका हमारी पृथ्वी के मौसम और जलवायु पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए छोटा सी बात बताऊं, हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत, प्रमुख स्रोत सूर्य है। सूर्य से जो ऊर्जा आती है उसे इंसोलेशन या सूर्यातप कहते हैं। मान लीजिए अगर ये पृथ्वी का वायुमंडल न होता तो ये पूरी की पूरी ऊर्जा हमारे धरातल पर आ जाती और तापमान को इतना बढ़ा देती कि जीवन का विकास न हो पाता। तो आज वायुमंडल है इसलिए जीवन है। और कई इसके प्रभाव, क्या वर्षा हो पाती? न हो पाती। आर्द्रता हमारे वायुमंडल का भाग है, वायु के संगठन का भाग है। तो पृथ्वी पर अनुकूल दशाओं को बनाने में, पृथ्वी के जलवायु के निर्माण में, मौसम के निर्माण में इसका योगदान है। अब जलवायु विज्ञान हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जलवायु और अगर हम कहें तो मौसम, वेदर, इनके निर्धारण में इस वायुमंडल का ज्यादा योगदान है। और जलवायु के ढेर सारे प्रभाव हैं, आगे चल करके हम पढ़ाएंगे। जलवायु क्या है अभी यहां जान लो कम समय में। देखो, जलवायु और मौसम दोनों लगभग समान है, लेकिन अंतर है। क्या अंतर है? जलवायु और मौसम दोनों ही वायुमंडलीय दशाओं का सकल योग है।
तो अंतर क्या है? एक को मौसम कहते हैं, एक को जलवायु कहते हैं। अब जो है, अगर मौसम को देखें तो जो मौसम होता है, दो कारक वहां ध्यान देना होता है आपको। एक तो ये छोटी अवधि के लिए होता है, क्योंकि आज के दिन से कल के दिन का मौसम बदल जाएगा। ठीक है, अभी गर्मी है तो फिर ठंडी आएगी, तो मौसम बदलता रहता है। मतलब ये छोटी समयावधि के लिए वायुमंडलीय दशा होती है। और साथ साथ छोटे से क्षेत्र में, आप भारत के जलवायु की बात करते हो, एशिया के जलवायु की बात करते हो, आप इलाहाबाद के, दिल्ली के मौसम की बात करते हो, आप कहते हो आज का मौसम खराब है, आज का मौसम अच्छा है। दो बातें कौन सी मौसम में ध्यान रखनी है? अगर डिफाइन करें तो छोटी सी समयावधि में तथा छोटे से क्षेत्र में पाए जाने वाले वायुमंडलीय दशाओं, जैसे वर्षा, तापमान, आर्द्रता, हवा बहने की दिशा आदि, वायुमंडलीय दशाओं के सकल योग को मौसम कहते हैं। छोटी समयावधि में छोटे से क्षेत्र में पाए जाने वाले वायुमंडलीय दशा को मौसम कहते हैं। अगर इसी को दीर्घकाल में कह देंगे तो क्या हो जाएगा? ये जलवायु। और ज्यादा समय के लिए भी होता है। ये सामान्यतया बताया जाता है 32 से 35 वर्ष के वायुमंडलीय दशाओं के सकल योग को जलवायु कहते हैं। और क्षेत्र भी बड़ा होना चाहिए। तो परिभाषा क्या निकलेगी? किसी विस्तृत क्षेत्र में दीर्घ समयावधि में पाई जाने वाली वायुमंडलीय दशा के सकल योग को जलवायु कहते हैं। और इसी जलवायु से हमारा जलवायु विज्ञान बना है। सिलेबस में मेंशन क्या था? आपको याद होगा, चक्रवात मेंशन था। लेकिन क्या चक्रवात सिर्फ पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा प्री और मेंस में? ऐसा नहीं है। हमें लगता है सामान्य अध्ययन में कम से कम इतने टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। आइए एक एक करके देख लेते हैं कौन सी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले अगर जलवायु विज्ञान को सीखना है, और एक चीज और बता देना चाहता हूं आपको, जलवायु विज्ञान जब भी पढ़िएगा क्रमिक रूप से पढ़िएगा, क्योंकि जलवायु विज्ञान के जो टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। अगर ऐसा नहीं पढ़ेंगे तो फिर जलवायु विज्ञान नहीं समझ पाएंगे आप, बहुत ढेर सारी समस्या होगी और अंततः फिर तब सवालों का जवाब देना आपके लिए कठिन हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम देखें अपने सिलेबस को तो इस रूप में मैंने इसको तोड़ा है। मैंने सबसे पहले हम लोग सीखेंगे वायुमंडल की संगठन और संरचना क्या होती है, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की संगठन और संरचना। संगठन मतलब किन तत्वों से मिलकर बना है। हम बताएंगे आपको कि भाई विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, जलवाष्प हैं, धूलकण है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि वायुमंडल की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो लेयर्ड फॉर्म में है। हमारे विद्वान दो आधारों पर इस संरचना को बताते हैं, एक भौतिक विशेषताओं के आधार पर और दूसरा रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। अगर हम भौतिक विशेषताओं के आधार पर देखें तो क्रमिक रूप से जो परतें हैं हमारे वायुमंडल की वो हैं क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल और तापमंडल। ठीक है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर। कुछ लोग कंफ्यूज ना हो कि ओजोनोस्फियर छोड़ दिए, है ना, उसके बाद कहेंगे आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर छोड़ दिए, वो इसी के पार्ट हैं। आगे विस्तार से आप पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे, सब कुछ समाहित है इसी। तो ये चार पढ़ते हैं। रासायनिक विशेषताओं के आधार पर होमोस्फियर और हेट्रोस्फियर नाम दिया गया। तो हम लोग संगठन और संरचना देखेंगे, ये पीटी और मेंस दोनों के लिए। यकीन मानिए मेंस में भी सवाल आया है और प्रीलिम में तो आता ही आता है, तो इसको हम लोग देखेंगे अच्छे से। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे
इंसुलेशन और हीट बजट, सूर्यातप और उष्मा बजट। देखिए, पृथ्वी पर उष्मा का प्रमुख स्रोत मैंने बताया सूर्य है, जो एनर्जी आ रही है वो सूर्यातप है, और उस सूर्यातप के कारण अनेक उसके प्रभाव हैं, और साथ साथ सूर्यातप का वितरण भी एक समान नहीं है। ठीक है। और हीट बजट, क्योंकि जो एनर्जी दिन में आती है वो रात के समय वापस भी चली जाती है, जितना आया उतना चला गया। तो आगत और निर्गत का जो लेखा जोखा है उसका बजट बना सकते हैं। ये टॉपिक अगर हम इंसुलेशन की बात करें तो ये प्रीलिम में भी आता है, लेकिन मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेंस में अक्सर सवाल पूछ सकता है या पूछा है कि सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। ठीक है। और सूर्यातप के वितरण संबंधी 4 सेंटेंस दे दिया, कहा कि कौन सा असत्य कथन है, तो वो प्रीलिम का सवाल हो गया। हीट बजट सामान्यतया मेंस में आता है। देखिए, मैंने कहा, पहले भी कहा, फिर से कह रहा हूं, प्रीलिम के लिए सब कुछ जितना बता रहा हूं कुछ नहीं छोड़ना है। मेंस में थोड़ा सिलेक्टिव हो जाना है, थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि अंदाजा लग जाता है। तो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। आप जानते हैं कि हमारे जो चारों ओर धरातल की वायु है उसके ऊपर भी गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता है, जिसके कारण उसका अपना भार होता है, और उस भार के कारण वो सागर तल या धरातल के प्रति इकाई क्षेत्र पर दबाव डालती है। ठीक है। और सागर तल या धरातल के प्रति इकाई क्षेत्र पर ऊपर स्थित वायु की समस्त परतों का पड़ने वाला दाब ही वायुमंडलीय दाब है। अब वायुमंडलीय दाब भी सर्वत्र समान नहीं है, उसको भी प्रभावित करने वाले कुछ कारक होंगे। ये भी मेंस का सवाल है। हवा क्यों चलती है, हवा में गति क्यों होती है, वायु बहती क्यों है? कि अगर इसमें सबसे बड़ा रोल वायु दाब का होता है। वायु दाब अगर एक समान हो संपूर्ण पृथ्वी पर, तो वायु में कोई गति नहीं होगी। ठीक है। लेकिन वायु दाब सर्वत्र समान नहीं है, तो हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हवाएं चलने लगती हैं। इसी क्रम में ये प्रेशर बेल्ट विकसित हो जाते हैं। हम लोग देखेंगे प्रेशर ग्रेडियंट क्या होते हैं, और जो सर्कुलेशन होता है हवा का वो क्या होता है, कितने श्रेणियों में होता है। अगर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की बात करें तो ये 3 भागों में वर्गीकृत है, या कह सकते 3 स्तरों पर होता है। ग्लोबल लेवल पर, रीजनल लेवल पर और लोकल लेवल पर। प्राइमरी सर्कुलेशन, सेकेंडरी सर्कुलेशन और टर्शियरी सर्कुलेशन। अब जो है प्राइमरी सर्कुलेशन में ऐसे हवाओं को रखते हो जो ग्लोब के बड़े क्षेत्र में बह रही हैं, ग्लोबल लेवल पर। आप उन्हें प्लेनेटरी विंड भी कहते हो। कुछ उदाहरण आपको याद होंगे, जैसे ट्रेड विंड का नाम सुना होगा आपने, वेस्टर्ली का नाम सुना होगा, और आपने नाम सुना होगा पोलर विंड का। ये प्राइमरी सर्कुलेशन है। इसी तरीके से द्वितीयक सर्कुलेशन में रीजनल विंड को रखा जाता है। साइक्लोन और एंटी साइक्लोन क्या है? रीजनल विंड है। आपकी मानसून ये कैसी पवन है? प्रादेशिक पवन है, भारतीय उपमहाद्वीप में बहती है। ठीक है। तो इसको हम लोग यहां पर देखेंगे विस्तार से, और याद रखिएगा अप्रोच मेंस का होगा। यहां पर हम लोग देखेंगे कि वायुमंडल में त्रिकोष्ठीय देशांतरी परिसंचरण क्या है, और उसे भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसमें ये टॉपिक तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हम इसको देखेंगे तो ये प्रीलिम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है। लोकल लेवल पर जो टर्शियरी सर्कुलेशन में जो विंड रखी जाती हैं, जो लोकल लेवल पर बहती हैं या दैनिक स्तर पर, जैसे आपने सागर समीर नाम सुना होगा, स्थल समीर, सी ब्रिज, लैंड ब्रिज। साथ ही आपने नाम सुना होगा जैसे कि वैली ब्रिज और माउंटेन ब्रिज, वो भी हम लोग देखेंगे। इसके साथ साथ आपने
नाम ढेर, जैसे कि अगर मैं कुछ लोकल विंड का नाम आप लोगों को गिनाऊं तो आप लोग देखोगे कि उत्तर अमेरिका में आपको एक पवन मिलेगी ब्लिजर्ड। साथ ही साथ उत्तर अमेरिका में एक और नाम सुना होगा आप लोगों ने, नॉर्दर्स। फिर चिनूक नाम की एक पवन उत्तर अमेरिका में गर्म हवा बहती है। इस तरीके से ढेर सारी हवाएं हैं जो उत्तर अमेरिका में प्रवाहित होती हैं। दक्षिण अमेरिका में आप पंपैरो का नाम सुना होगा जो पंपास प्रदेश में बहती है। जब आप अफ्रीका में आते हो तो आपको लोकल विंड्स मिलती हैं, जैसे अगर आपको नाम याद होगा सिरोको पवन का, जिसके कारण इटली में रक्त वर्षा होती है। होने वाली वर्षा को रक्त वर्षा कहते हैं। क्यों रक्त वर्षा कहते हैं, क्या कारण है, हम लोग आगे की कक्षाओं में इसको देखेंगे। साथ साथ आपको याद होगा एक और पवन अफ्रीका में जिसका नाम है डॉक्टर विंड, या हम कहें कि डॉक्टर विंड के नाम से उसे बुलाते हैं, पॉपुलर नाम। वास्तव में उसका नाम हरमट्टन है। इसी तरीके से यूरोप में चलें तो आपने फॉन का नाम सुना होगा, ठीक है, आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र में बहने वाली गर्म पवन है। आप आइए एशिया में तो आपको काराबुरान नज़र आती है तकलामकान मरुस्थल में। जापान में योमा आप देखते हो। ऐसे ही बाग्यो है, गेरिच है, समल है, ढेर सारी पवनें हैं। और आगे चलें और ऑस्ट्रेलिया में चलें तो आप सदर्न बस्टर का नाम सुने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये कुछ स्थानीय पवनें हैं जिन्हें हमें सीखना है, पढ़ना है, और पूरे वर्ल्ड में सारी स्थानीय पवनों को याद कर लेना है, क्योंकि सामान्यतया यहाँ से प्रीलिम में सवाल आते हैं। ऐसी कोई परीक्षा नहीं, शायद ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं जिसमें लोकल विंड्स पूछी न जाती हो। तो इसे तो आपको याद कर लेना है और आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे। लेकिन अब डिस्क्रिप्टिव में भी, लिखित परीक्षा में भी भरोसा नहीं है। आपसे कह दे कि ब्लड रेन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 150 वर्ड आपसे लिखवा लिया। आपसे कहने लगा कि जो है हिमभच्छी पवन किसे कहते हैं और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसका प्रभाव क्या है, एक शॉर्ट नोट्स लिखो, तब भी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि 150 शब्द लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सामान्यतया कुछ प्रमुख पवनों के विषय में आराम से 150 शब्द लिख सकते हैं और सवाल बनेंगे। लेकिन ये टॉपिक, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को देखना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड इट्स टाइप, ठीक है। आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता और इसके रूप। आर्द्रता किसे कहते हैं, एक सामान्य मतलब तो आपको पता होना चाहिए। अगर आर्द्रता को देखें तो आप सामान्य शब्दों में कह सकते हो कि हमारे वायुमंडल में गैसीय अवस्था में उपस्थित जलवाष्प को ही वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। ये आर्द्रता विभिन्न रूपों में देखी जाती है, जैसे आपने नाम सुना होगा सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, निरपेक्ष आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, आर्द्रता सामर्थ्य। तो इन सब शब्दों का हम लोग मतलब समझेंगे, कैसे ये तापमान से प्रभावित होते हैं, कैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है तो वो संतृप्तावस्था में पहुंच जाती है, उसके बाद संघनन की प्रक्रिया शुरू होती है। ये सारी बातें हम लोग इसमें जानने का प्रयास करेंगे। इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, उससे कथन कारण के सवाल आते हैं। साथ ही साथ सेंटेंस बेस भी सवाल आ सकते हैं कि तापमान का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, कब सापेक्षिक आर्द्रता घटेगी, कब सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी, कौन कौन से कारण इसको प्रभावित करेंगे, वो सारी बातें हमें जानना पड़ेगा। इसी संदर्भ में आपने नाम सुना होगा एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज, हम लोग उसको भी यहाँ देख लेंगे और समझ लेंगे। ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या होता है, वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ समझ लेंगे।
इसके और आगे हम लोग चलेंगे तो टाइप्स एंड रेनफॉल देखेंगे। रेनफॉल अगर देखें, वर्षा पूरा एक मैकेनिज्म है कि कैसे हवा अस्थिर होकर के किसी कारण से ऊपर उठती है। जब वो ऊपर उठती है वो एडियाबैटिक दर से ठंडी होती जाती है और उसकी सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती जाती है। एक समय के बाद जब सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ते बढ़ते 100% हो जाती है, मतलब ऊपर उठने वाली हवा अपनी औशांक बिंदु को प्राप्त कर लेती है, या दूसरी भाषा में हम कहें कि हवा संतृप्त हो जाती है, उसके पश्चात ही हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के उपस्थिति में संघनन की प्रक्रिया शुरू होती है। फिर जलबूंद बनते हैं या हिमकण बनते हैं, उसके बाद उनके समूहन से बादल बनते हैं और उन बादलों से वर्षा होती है। ठीक है, तो वर्षा की प्रक्रिया क्या है, वर्षा कितने प्रकार का होता है, वर्षा का वितरण क्या है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें मेंस में सवाल यही पूछेगा, विश्व में वर्षा के वितरण को स्पष्ट करिए, वर्षा के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करिए। कुछ भी रेनफॉल से सवाल आ सकता है, क्योंकि सिलेबस में भले न मेंशन हो, जो हमारे लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा। आज नहीं कल यहाँ से आपको सवाल जरूर मिलेंगे, निश्चित मानिए, इस साल ही मिल सकते हैं। और वो पूछ लेंगे तो क्या आप लड़ाई करने जाएंगे? नहीं, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। 3 प्रकार की वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा, वाताग्रीय वर्षा और संवहनीय वर्षा। ठीक है, ओरोग्राफिकल रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल और कन्वेक्शनल रेनफॉल। क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी बातें हम लोग इसमें जानने का प्रयास करेंगे। उसी समय हम लोग देखेंगे कि संघनन, कंडेंसेशन। देखिए, हमारे वायुमंडल में 2 प्रक्रियाएं हमेशा चलती रहती हैं। आप जानते हैं जल 3 रूपों में पाया जाता है। जब वो तरल अवस्था में होता है तब वो वाटर ड्रॉपलेट कहलाता है, जल बूंद कहलाता है। जब वो गैसीय अवस्था में होता है तब उसे गैसीय अवस्था में होता है तो वाटर वेपर कहते हैं। ठीक है, और जब वो ठोस अवस्था में होता है तो उसे आप कह सकते हैं हिमकण, स्नो पार्टिकल्स कहा जाता है। ठीक, ये तीनों अवस्थाओं में परिवर्तन सदैव होता रहता है। जिस प्रक्रिया के द्वारा जल का जलवाष्प में परिवर्तन होता है उसे वाष्पीकरण कहते हैं, इवेपोरेशन। वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल का जलवाष्प में परिवर्तन होता है। इसी तरह अगर देखें तो जलवाष्प का जल बूंद में कैसे परिवर्तन होगा या हिम कण में कैसे होगा, इसके लिए जो प्रोसेस काम करता है उसी को हम संघनन या कंडेंसेशन कहते हैं। तो इवेपोरेशन के द्वारा जल बूंद का जलवाष्प में परिवर्तन होता है और कंडेंसेशन के द्वारा जलवाष्प का जल बूंद या हिमकण में परिवर्तन होता है। अब प्रोसेस एक ही है, कंडेंसेशन। कब जल बूंद बनेगा, कब हिमकण बनेगा, कौन से कारक इसको प्रभावित करेंगे, ये हम लोग आगे की कक्षाओं में देखेंगे। जब आप संघनन किस बिंदु पर हो रहा है, टेम्परेचर का कौन सा पॉइंट है जिस पर हवा सैचुरेट हो रही है, वो सब आप जान जाएंगे तो संघनन के पूरे प्रोसेस को समझ जाएंगे। फिर उसके फॉर्म, कब जो है हिमकण बनेंगे, कब जल बूंद बनेगा, कब कुहरा बनेगा, कब कुहासा होगा, है ना। ये सारी चीजें जितनी बातें हैं इससे रिलेटेड वो हम लोग यहां देख लेंगे और समझ लेंगे। फिर एक टॉपिक आता है जिसका नाम है चक्रवात। देखिए मेंशन है यहां पर, है ना। कौन सा टॉपिक है ये? चक्रवात। ठीक, अब अगर हम चक्रवात को देखें तो ये चक्रवात
आपके सिलेबस में मेंशन है, साइक्लोन। देखिए, जो टॉपिक आपके मेंस के सिलेबस में मेंशन हो उसे तो 360 पढ़ना चाहिए। उससे संबंधित जितने भी आयाम हैं, जितनी बातें उससे जुड़ी हुई हैं, सब पढ़ना चाहिए, क्योंकि सवाल वो कुछ भी बना सकता है। और प्रथम दृष्टया अगर उसने सिलेबस को ध्यान रखा तो जो कम से कम सिलेबस में मेंशन है जो शब्द, वहां से तो सवाल बनेंगे ही बनेंगे। चक्रवात से ढेर सारे सवाल बनते हैं। अगर हम आपको दिखाएं तो आप पहले चक्रवात समझ लो थोड़ा सा क्या होता है। चक्रवात निम्न वायुदाब का केंद्र होता है जिसके चारों ओर संकेंद्रीय रूप से सम उच्च वायुदाब पाया जाता है। परिणाम स्वरूप परिधि से केंद्र की ओर घुमावदार आवर्त के सहारे वायु का तीव्र संचलन पाया जाता है। ठीक है, अगर हम देखें तो एक लो प्रेशर सेंटर होता है और इसके चारों तरफ से क्रमिक रूप से उच्च वायुदाब पाया जाता है, हाई प्रेशर। अब जब हाई प्रेशर होगा तो परिधि से केंद्र की ओर इस तरीके से हवाएं आना शुरू हो जाएंगी। ठीक, तो मैंने यही तो परिभाषा बताई कि चक्रवात निम्न वायुदाब का केंद्र होता है जिसके चारों ओर संकेंद्रीय रूप से सम उच्च वायुदाब पाया जाता है। परिणाम स्वरूप परिधि से केंद्र की ओर घुमावदार आवर्त के सहारे वायु का तीव्र संचलन पाया जाता है। ये जनरल परिभाषा है, डेफिनेशन है चक्रवात की। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन। तो देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन से भी ढेर सारे सवाल बनते हैं और टेम्परेट साइक्लोन से भी सवाल बनते हैं। अब लिखने को तो ये टॉपिक मेंस में के सिलेबस में मेंशन है फर्स्ट पेपर में, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या प्रीलिम में सवाल नहीं आते? क्या आपसे नहीं पूछा जाता कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को के संदर्भ में दी गई सूची को सुमेलित करिए? आप जानते होंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दिया जाता है। जब आप यूएसए के पास में रहते हैं तो इसे हरिकेन कहा जाता है, जब चीन के पास में जाते हैं तो इसे टाइफून कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के पास में इसे विली विली नाम से बुलाया जाता है, हमारे बंगाल की खाड़ी में इसे डिप्रेशन या साइक्लोन ही कहते हैं। तो कई बार ऐसे सवाल भी आते हैं। ठीक है, और सेंटेंस बेस्ड सवाल तो रहते ही हैं। साथ ही साथ अगर देखें तो टेम्परेट साइक्लोन के संदर्भ में भी सवाल मिलते हैं, लेकिन वो ज्यादातर मेंस के लिए महत्वपूर्ण है। चक्रवात के संदर्भ में एक तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के संदर्भ में हमें सवाल याद आ रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के किस भाग में वर्षा नहीं होती। जब आप ट्रॉपिकल साइक्लोन की संरचना पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 5 क्षेत्र होते हैं। आंख होती है, आंख की दीवार होती है, सर्पिल वर्षा पट्टी होती है, एनुलर क्षेत्र होता है, ठीक है, वाह्य संवहनी पट्टी होती है। इस तरीके से 5 क्षेत्र होते हैं। आंख में एकदम वर्षा नहीं होती चक्रवात की। आई आप साइक्लोन में कोई वर्षा नहीं होती। क्यों नहीं होती है वो सब हम देखेंगे। मेंस में सीधे सवाल आते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रभावों की चर्चा कीजिए। ठीक है, साथ ही साथ जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उनका नॉमिनेशन, कि उनका नॉमिनेशन का प्रोसीजर क्या है। आप कई नाम सुनते हैं, नरगिस सुनते हैं, ओखा सुनते हैं, कैटरीना सुनते हैं, अरे ढेर सारे नाम हमेशा हर चक्रवात के नाम रख दिए जाते हैं। उसका प्रोसेस क्या है, एक बार ये भी एग्जाम आ चुका है मेंस में। तो कहने का मतलब ये है कि इसको पूरे होलिस्टिक। साथ ही साथ चक्रवात में दूसरा मैंने बताया कि टेम्परेट साइक्लोन भी होता है। जो समशीतोष्ण चक्रवात होता है वो हमेशा वाताग्र के सहारे बनता है। इसलिए समशीतोष्ण चक्रवात पढ़ने के दौरान हमें 2 बातें और जाननी पड़ेगी। टेम्परेट साइक्लोन बनता कैसे है? मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में जब 2 विपरीत स्वभाव की वायु राशियां, जैसे पोलर ठंडी पवन और गर्म पछुआ पवन, एक दूसरे के आमने सामने आती हैं तो वाताग्र के सहारे चक्रवात का निर्माण होता है।
ढेर सारी वायु राशियां होती हैं, एयर मासेज बर्कनीज ने 16 प्रकार की बताई है। तो हमें यहां पर वायु राशियों को देखना पड़ेगा इस टेम्परेट साइक्लोन में। देखिए फ्रंट यहां मैंने मेंशन किया है, तो यहां पर हमें एक टॉपिक और देखना पड़ेगा, एयर मास। भले सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन जुड़ा हुआ है, साइक्लोन उन्हीं वायु राशियों के मिलने से होता है, तो हमें यह जानना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें इस टॉपिक में एक चीज और देखनी होगी, फ्रंट। तो ये बात आपको खास तौर से ध्यान रखनी होगी जब हम पढ़ाएंगे चक्रवात। तो वाताग्र क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, वायु राशियां क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उनके प्रभाव क्या होते हैं, वो सारी बातें हम लोग इसमें होलिस्टिक अप्रोच से टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके और आगे अगर हम लोग चलें तो क्लाउड एंड इट्स क्लासिफिकेशन, बादल। बादल फिलहाल हमें वर्षा के पहले पढ़ लेना चाहिए, लेकिन बादल हम लोग बाद में पढ़ेंगे। 10 प्रकार के सामान्यतया बादल बताए जाते हैं। अगर उनका हम नाम लें तो सिर्फ अभी नाम सुन लीजिए, बाद में हम इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए 3-4 फैमिली में बांटा गया है बादलों को। आपने सीरस का नाम सुना होगा, सीरोस्ट्रेटस, सीरोक्यूमुलस, एल्टोस्ट्रेटस, एल्टोक्यूमुलस, स्ट्रेटस, निम्बोस्ट्रेटस और स्ट्रेटोक्यूमुलस। आगे जाएंगे तो क्यूमुलोनिम्बस और क्यूमुलस। 10 बादल यही हैं। सारे वर्षा नहीं करते, कुछ वर्षा करते हैं, बाकी वायुमंडल में वो दिखते रहते हैं। जब आप पढ़ लेंगे तो आप आसमान की तरफ देखेंगे और परीक्षण करेंगे तो वो अलग अलग बादल अपनी विशेषताओं के साथ वायुमंडल में नजर आएंगे आपको। ये टॉपिक प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन प्रीलिम में यहां से सवाल आते हैं। क्लाउड एंड इट्स क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग अंतिम टॉपिक जो देखेंगे, जो कि पूरे जलवायु विज्ञान का क्रक्स है। सबको ये बात जाननी चाहिए, ठीक है, पूरे जलवायु विज्ञान का क्रक्स। और याद रखिएगा कि क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड जो टॉपिक है, ये प्रीलिम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने जियोमॉर्फोलॉजी में बताया था, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, लगभग हर वर्ष सवाल आते हैं। क्लाइमेटोलॉजी में लोकल विंड से और क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड से सवाल ज्यादा आते हैं। यूपीएससी में तो कॉन्सेप्चुअल सवाल रहते हैं, 2 सेंटेंस दे देगा जलवायु प्रदेश के विषय में, वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन पीसीएस में थोड़े तुलनात्मक रूप से सरल सवाल होते हैं, जिसे हम लोग देखेंगे। कुल लगभग 10-11 प्रकार के जलवायु प्रदेश बताए जाते हैं हमारी पृथ्वी पर। जलवायुवी तत्वों में विविधता के कारण संपूर्ण पृथ्वी पर दशाएं एक समान नहीं है। जब दशाएं एक समान नहीं है तो जलवायु भी एक समान नहीं है। और एक जनरल मॉडल आपको दिखाऊं जलवायु प्रदेश का। कोई ऐसा स्थल इमेजिन करिए जिसका विस्तार विषुवत रेखा से लेकर के ध्रुवों तक हो। ऐसा कोई स्थल इमेजिन करिए। नहीं है तो कोई बात नहीं है, हमें यहां बस सागरीय प्रभाव को देखना और जानना है। तो जो जलवायु प्रदेश का निर्धारण हुआ है उसमें 2 कारक बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो अगर आप देखोगे तो एक तो अक्षांश के सहारे वितरण है, दूसरा आप देखोगे इन पेटियों को तो इनकी स्थिति क्या है, सागर के किनारे हैं या आंतरिक भाग में है। क्योंकि हमेशा ये तय है, क्योंकि वर्षा करने के लिए जो नमी होती है हवाओं में सागर से आती है, तो जो सागर के किनारे वाले भाग होते हैं, जो हवाओं की दिशा में होते हैं, पवन मुखी होते हैं, वहां पर वर्षा ज्यादा होती है, और जो भूभाग पवन विमुखी होते हैं वहां वर्षा कम होती है। अब वर्षा भी तो एक क्लाइमेटिक एजेंट है, तो इस कारण से इस पर प्रभाव रहता है। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से जलवायु प्रदेश मुख्यतः हैं यहां पर। जैसे अगर आप, ये मैंने स्थल एज्यूम किया, कोई कॉन्टिनेंट है, कोई भूभाग है जिसके पूरब में भी सागर है, पश्चिम में भी महासागर है, मतलब जलराशियां हैं,
तो अगर हम देखें तो 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ तक इस पूरे भूभाग में जो जलवायु पाई जाती है उसे इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन कहते हैं, विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश कहते हैं। क्या विशेषता होती है, कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। इसके बाद जरा याद है तो आप लोग भी बताइए, जो 10 से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ लगभग की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि देखिए जलवायु तत्वों किसी लाइन, किसी रेखा, किसी अक्षांश के द्वारा डिलिमिटेशन उसका नहीं किया जा सकता, लेकिन एक जनरल मॉडल बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अगर स्थलखंड के पूर्वी भाग में देखेंगे तो यहां ट्रॉपिकल मानसूनी क्लाइमेट पाया जाता है, ट्रॉपिकल मानसूनी क्लाइमेट। जब आप आंतरिक भाग में जाते हैं जहां वर्षा का प्रभाव नहीं रहता है, तो इस क्षेत्र में जो जलवायु पाई जाती है उसे सवाना टाइप कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी है, इसे ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट भी कहते हैं, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी जो आप जानते हैं, थोड़ा कम समझ पाए हैं, उसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। और जब पश्चिमी भाग में आते हो तो यहां पर वर्षा नहीं हो पाती और इसे डेजर्ट क्लाइमेटिक रीजन कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये क्लाइमेटिक रीजन है तो प्रीलिम का टॉपिक, लेकिन यूपीएससी ने एक वर्ष एक सवाल पूछा कि क्या कारण है कि अधिकांशतः उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीप के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। लिखने के लिए 200-250 वर्ड में सवाल। तो अब अगर आपको 4-5 कारण नहीं पता होंगे इसके, तो फिर कैसे आप लिख पाओगे? है तो ये प्रीलिम का सवाल। और वास्तव में अगर आप मरुस्थलों को देखो, चाहे उत्तर अमेरिका में आप मोजावे मरुस्थल देखो, डेथ वैली वाला रीजन देखो, दक्षिण अमेरिका में आप आओगे अटाकामा मरुस्थल देखो, अगर आप अफ्रीका में देखोगे तो आप नामीब मरुस्थल देख सकते हो। सहारा, अगर पूरे स्थलखंड आप यूरोप, एशिया और अफ्रीका को देखो तो सहारा भी उस स्थलखंड के पश्चिम में है। और आगे जाओगे तो जब आप एशिया में जाओगे तो आप तकलामकान मरुस्थल देखते हो। और ऑस्ट्रेलिया का तो पश्चिमी भाग पूरा डेजर्ट ही है। एशिया में रबल खाली है, बहुत से मरुस्थल है, सब हम लोग देखेंगे। तो ये डेजर्ट्स हैं, डेजर्ट क्लाइमेटिक रीजन। उसके बाद जब आप 30 से 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ जाते हो, यहां भी 3 जलवायु प्रदेश बन जाते हैं। एक्चुअली ये संक्रमण पेटी होती है। वायुदाब पेटियों के विस्थापन के कारण यहां ग्रीष्म ऋतु में ट्रेड विंड का प्रभाव होता है और शीत ऋतु में ये वेस्टर्ली के प्रभाव में आ जाता है। ठीक है, तो यहां 3 क्लाइमेट रीजन कौन से हैं? अगर पश्चिमी किनारे पर देखोगे तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक रीजन है। मध्यवर्ती क्षेत्र में जाओगे तो स्टेपी टाइप क्लाइमेटिक रीजन पाया जाता है। और जब पूर्वी भाग में आते हो तो ये चाइना टाइप क्लाइमेटिक रीजन होता है। ठीक, इनकी अपनी विशेषताएं हैं, ये कहां कहां पाए जाएंगे हम लोग देखेंगे बाद में। जब आप 45 से 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ जाते हो, 45 से 65, तो इस क्षेत्र में भी 3 जलवायु प्रदेश का विकास होता है। जो पश्चिमी क्षेत्र है इसे नाम दिया जाता है ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। जब आप आंतरिक भाग में आते हो इसे साइबेरियन टाइप क्लाइमेट कहा जाता है। और जब पूर्वी भाग में आते हो तो लॉरेंसियन टाइप क्लाइमेट इसे कहा जाता है। लॉरेंसियन टाइप क्लाइमेटिक रीजन है ये। इसके बाद जब और उत्तर में आप चलोगे तो एक पतली सी पट्टी में आपको टैगा क्लाइमेटिक रीजन मिलता है, और जब ध्रुवीय क्षेत्र में जाते हो तो टुंड्रा क्लाइमेटिक रीजन आपको मिलता है। इस प्रकार देखें तो 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12 जलवायु प्रदेश आपके हो गए। यहां से सवाल हर वर्ष आते हैं, हर वर्ष, हर परीक्षा में। ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा तो आपसे
ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड के नाम ही पूछ लेगा। आपने नाम सुना होगा प्रेरी, पंपास, वेल्ड, उसके बाद स्टेपी, पोस्ताज, डाउन्स, ये सब क्या थे? ये सब टेम्परेट ग्रासलैंड थे। हम लोग देखेंगे क्यों घास ही उगे, ठीक है, और वहां मृदा कौन सी होगी, वहां कौन सी कृषि की जाएगी, सारी बातें हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। जब इतना आप पढ़ लोगे तब आप एक बार कह सकते हो कि हाँ साहब, अब क्लाइमेटोलॉजी मेरा कुछ तैयार हो गया, अब मैं परीक्षा में बैठूंगा तो सवालों को कर सकता हूं। एक चीज हम लोग यहां जीएस में और भी देखेंगे, या आपको देखना चाहिए। बिहार पीसीएस पे मैं देख रहा था सवाल आया है, यूपीएससी में भी पहले सवाल आ चुका है। इसके लिए कुछ विद्वान ने जलवायु वर्गीकरण किया है। उसमें 2-3 लोगों का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। एक कोपेन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, थॉर्नवेट का और त्रिवार्था का। चूंकि ये ऑप्शनल के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, वैकल्पिक विषय के लिए जीएस में थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ता है। ऐसा मैं नहीं कह सकता कि सवाल नहीं आ सकता, भाई देखो प्रीलिम के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है, क्योंकि सिलेबस उन्होंने क्या मेंशन किया है, विश्व का भूगोल, बस खत्म, तो सब कुछ तो उसी में है, तो पूछ सकते हैं। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण थोड़ा सा ग्राह्य है, सरल है, व्यावहारिक है, लोकप्रिय है, इसलिए सामान्य अध्ययन में जनरली उससे सवाल आते हैं, वर्ल्ड के संदर्भ में भी और इंडिया के संदर्भ में भी, ठीक है। तो इस बात को खास तौर से आपको ध्यान रखना है कि कोपेन के द्वारा दिया गया जलवायु वर्गीकरण हमें अच्छे से यहां पढ़ लेना है, ताकि सवाल आए तो हम उसको गलत न करें। तो ये तो पूरी जलवायु विज्ञान की कहानी रही जो पढ़ना है। इसके और आगे अगर हम लोग चलें तो हम लोग समुद्र विज्ञान में चलेंगे। आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के लगभग 70.8% भाग, लगभग 71% भाग पर जल का विस्तार है, सागर का विस्तार है, महासागर का विस्तार है। थोड़े से भाग पर ही तो स्थल है, लगभग 29। अब महासागर में विभिन्न प्रक्रियाएं चलती हैं, महासागर की अपनी विशेषताएं होती हैं, वो हम लोग देखेंगे। हम जहां तक समझ पाए हैं, अगर ऑप्शनल को थोड़ा सा अलग करें, क्योंकि जो सिद्धांत हैं वो जीएस में कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन जो सामान्य बातें हैं वो सब आपको यहां, जैसे यहां लिखा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या देखेंगे? समुद्र विज्ञान के विषय में सामान्य बातें, कौन से सागर, कौन से महासागर कहाँ हैं, है ना, उसके समीपवर्ती महाद्वीप कौन से हैं, ठीक, उसका आकार प्रकार, ये सारी चीजें हम लोग मैपिंग वाले सेक्शन में भी इसको देखेंगे, लेकिन यहां देख लेंगे। इसके बाद हम लोग यहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, ओशन बॉटम रिलीफ, महासागरीय नितल का उच्चावच। सवाल यहां से आता है कि महासागरीय नितल का उच्चावच क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसका डिवीजन है, जैसे महाद्वीपीय मग्न तट होता है, महाद्वीपीय मग्न ढाल होता है, ठीक, ओशनिक प्लेन या महासागरीय मैदान होता है, ओशनिक ट्रेंचेस, 4 भागों में ये वर्गीकृत है। एक तो ये पूरा सवाल बनता है, कैसे कैसे सवाल बनेंगे वो हम बताएंगे। ये टॉपिक प्रीलिम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखिएगा कि महासागरीय नितल के उच्चावच को समझाइए। और तो और मुझे याद आ रहा है कि महाद्वीपीय मग्न तट के महत्व क्या है, पर एक सवाल अलग से आ गया है, तो सवाल 200 वर्ड में कुछ भी बनेगा, इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। तो ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो गया, ये प्रीलिम के लिए और मेंस के लिए महत्वपूर्ण हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग एक टॉपिक और देखेंगे, इसमें मेंशन नहीं है, ओशनिक टेम्परेचर क्या होता है, ओशनिक डेंसिटी क्या होती है और ओशनिक सैलिनिटी क्या होती है, महासागरीय तापमान, महासागरीय घनत्व और महासागरीय लवणता, ठीक है। ये तीनों टॉपिक देखेंगे, छोटे टॉपिक हैं, इसमें सैलिनिटी थोड़ा सा बड़ा है
लेकिन अभी देखिए डेंसिटी को आप छोड़ दीजिए, मेंशन नहीं है। अभी एक सवाल मुझे याद आ रहा है, यूपीपीसीएस में आया था कि महासागर में जिस परत में घनत्व में तीव्र गति से परिवर्तन होता है उस परत को क्या कहते हैं? विकल्प में थर्मोक्लाइन, हैलोक्लाइन, पाइक्नोक्लाइन और कोई एक और था। तो इस तरह से अगर हम इस टॉपिक को समझे रहेंगे तभी हम ये बताने में सक्षम होंगे। तो ये बात भी आपको यहां ध्यान रखनी होगी। उसके बाद यहां पर एक टॉपिक ये है, सैलिनिटी से सवाल आया है। सैलिनिटी के विषय में सोचिए, मेंशन नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है वही कि सिलेबस में आपने कुछ नहीं दिया और सवाल सब पूछते हैं। यूपीएससी का सवाल है कि महासागरीय लवणता का क्या अभिप्राय है, उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए, साथ ही साथ इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। जो बच्चा सैलिनिटी नहीं पढ़ा होगा वो क्या इस सवाल को कर पाएगा? जबकि आपको भी पता है कि जीएस में एक सवाल लिखने के लिए कितना कम समय मिलता है। बहुत कम समय में अगर पहले से कुछ भी नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, कलम भी नहीं चल पाएगी, सिर्फ कोई कहानी गढ़ोगे और कहानी से नंबर नहीं मिलते। तो इसलिए इन पॉइंट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। ओशनिक करंट्स, ये टॉपिक जलधारा, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, प्रीलिम के लिए भी और मेंस के लिए भी। प्रीलिम में थोड़ा फैक्ट ओरिएंटेड सवाल आते हैं, जलधाराओं का नाम पूछता है, कहां बहती हैं, गर्म प्रकृति की हैं या ये ठंडी प्रकृति की हैं, ठीक है। मेंस में इससे सवाल अच्छे बनते हैं। जैसे एक सवाल मैं बनाऊं कि महासागरीय जलधारा का क्या अभिप्राय है, इसकी उत्पत्ति और दिशा को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। अपने आप में एक सवाल हो गया ये, ठीक है। कौन कौन से कारक हैं जो उसकी उत्पत्ति को प्रभावित करते हैं और दिशा को प्रभावित करते हैं, तो ये सवाल आता है। और तो और जब जलधारा बही रही है महासागरों में, आप जान रहे हैं, तो कई बार अलग अलग महासागरों में जलधारा का सामान्य प्रतिरूप पूछता है। जैसे आपसे पूछ ले कि अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के सामान्य प्रतिरूप को प्रदर्शित कीजिए या स्पष्ट कीजिए। अब आपको अटलांटिक महासागर में जितनी जलधाराएं हैं उनको आपको तेजी से बताना होगा। भाई अगर मैं नाम लूं कुछ का जो आपने नाम सुना होगा, तो कई बार लेक्चर सुनने के दौरान अगर कुछ चीजें पढ़ी मिलती हैं तो अच्छा लगता है, और अगर पढ़ी हुई न मिले तो लगता है यार क्या बता रहे हैं, हमने सुना नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आपने इक्वेटोरियल करंट सुना होगा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट और काउंटर इक्वेटोरियल करंट, ये तो हर महासागर में, चाहे प्रशांत की बात करें, हिंद की बात करें, अटलांटिक की बात करें, वहां बहती है। इसके साथ साथ अगर आप और आगे जाएंगे तो आपने नाम सुना होगा एंटिलीज धारा, फ्लोरिडा धारा। मैं सिर्फ नाम ले रहा हूं आज, नहीं तो मैं डायग्राम में विधिवत एक एक धारा के संदर्भ में रुक रुक करके पढ़ाता हूं और बच्चों को याद करा देता हूं। और ये हमारे जो पढ़े हुए बच्चे हैं ऑफलाइन में इस बात को भली भांति जानते हैं। अभी मैं नाम ले रहा हूं, जो लोग पढ़े हैं वो भी रिकॉल करें। तो बताइए, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा एंटिलीज मैंने बताया। उसके और आगे जब आप गए तो यही गल्फ स्ट्रीम बन गई। उत्तर से आने वाली जो है लैब्राडोर धारा, दोनों मिल गई, फॉकलैंड के पास, याद होगा। उसके बाद नॉर्थ अटलांटिक करंट बनी, आगे जाकर के यही नॉर्वेजियन करंट, इरमिंजर धारा, रेनल धारा बनी। फिर आप आएंगे इधर स्पेन के बगल में तो अपवेलिंग से एक धारा बनी, कनारी करंट। दक्षिणी गोलार्ध में आ जाइए, ब्राजीलियन करंट, फ्लोरिडा करंट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट और बेंगुएला करंट। ये जलधारा है। अब आपको ये चीजें जब 7 से 8 मिनट में, 10 मिनट में लिखनी होंगी तो पहले से अगर नहीं तैयार रहेगा तो पॉसिबल नहीं है। प्रशांत महासागर में एक अनियमित और अत्यंत प्रभावकारी जलधारा चलती है और अब तो उसके प्रभाव को देखते हुए उसे जलधारा न कह करके हमारे वैज्ञानिक एल नीनो इवेंट कहते हैं।
क्योंकि उसका संबंध वायुमंडलीय परिसंचरण से भी होता है और उसके प्रभाव सिर्फ छोटे से क्षेत्र में नहीं मतलब ग्लोबल लेवल पर पड़ता है। तो एल नीनो इवेंट क्या है, एल नीनो धारा क्या है, एल नीनो के वैश्विक प्रभाव क्या क्या हैं, ये सारी चीजें, एल नीनो हमारे इंडियन जो है समर मानसून को कैसे प्रभावित करता है, ये सारी बातें हम लोग सीखने समझने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक में। उसके अलावा अगर हम लोग और आगे चले तो एक टॉपिक और है टाइड एंड एब, ज्वार भाटा। महासागरों में सागरी जल का नियमित रूप से ऊपर उठना और नीचे गिरने की प्रक्रिया ज्वार भाटा कहलाती है। ज्वार कैसे आते हैं, चंद्रमा का आकर्षण बल ज्यादा है या सूर्य का, ठीक है, उसके बाद जो ऊंचाई होती है उसमें क्यों परिवर्तन होती है, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं ज्वार को, और ज्वार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, स्प्रिंग टाइड क्या होता है, नीप टाइड क्या होता है, एपोजियन टाइड, पेरोजियन टाइड, अपभू उपभू, सब कुछ जो ज्वार हैं हम लोग देखेंगे, ठीक। और सबसे लास्ट में ओशिनोग्राफी में एक टॉपिक है जो इन्वायरमेंट से भी जुड़ा हुआ है, वो है कोरल रीफ एंड ब्लीचिंग। प्रवाल क्या होते हैं, प्रवाल के विकास की आवश्यक दशाएं क्या हैं, और उनके द्वारा उनके अस्थि पंजरों के समेकन से जो भित्ति बनती है जिसे आप कोरल रीफ कहते हो, वो कितने प्रकार का होता है, और जो आज हमारे प्रदूषण और विविध कारणों से, मुख्यतः ग्लोबल वार्मिंग के कारण से जो अब प्रवाल विरंजन हो रहा है वो, और प्रवालों का महत्व क्या है, इससे भी सवाल बहुत जल्दी आएगा। सवाल तो कई बनेंगे, सवाल तो एक अभी बना दे रहे हैं कि प्रवाल से क्या अभिप्राय है, प्रवाल के विकास की आवश्यक दशाओं को सकारण स्पष्ट करिए, बताइए। जो 4-5 दशाएं हैं अनुकूलतम दशाएं, वो आपको जानना होगा। अगर इसी में हम एक लाइन और जोड़ दें कि प्रवाल के विकास की आवश्यक दशाओं को स्पष्ट करते हुए इनके महत्व पर प्रकाश डालिए, साथ ही यह भी बताइए कि क्यों वर्तमान समय में इनका क्षरण हो रहा है। ये भी एक बड़ा सवाल बन गया, इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 3 सेगमेंट में यह सवाल बन गया, विकास की दशाएं, महत्व और क्षरण के कारण। तो आपको लिखना तो पड़ेगा लेकिन आपके दिमाग में कंटेंट तो होना चाहिए, बाकी राइटिंग स्किल आपकी काम करेगी आगे। तो ये जो है यहां पर पूरा इतना पढ़ेंगे तब जाकर के आपका कंप्लीट होगा कौन सा टॉपिक, ओशिनोग्राफी, सामान्य अध्ययन के लिए। और आगे चले तो एक टॉपिक है यहां पर मेंशन है बायोजियोग्राफी एंड एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल साइंस। देखिए जो पर्यावरण है और हमारा बायोस्फीयर या जीवमंडल है, ये एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। पूरक मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जीवमंडल में भी आप किसका अध्ययन करते हो, पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और वनस्पतियों और उनके चारों ओर पाया जाने वाला आवरण, इसी का अध्ययन हम जीवमंडल में करते हैं। और पर्यावरण में भी किसको पढ़ते हैं, परितः आवरण, किसके, मैं जीव हूं, विभिन्न प्रकार के जीव के चारों ओर जो आवरण है, जो परिवेश है जिसमें वो अपना जीवन निर्वहन करते हैं और बिना किसी रक्षक साधन के वो अपने जीवन क्रम को, विकास क्रम को अनवरत रूप से चलाते रहते हैं, उसी को तो एनवायरमेंट कहते हैं। तो एनवायरमेंट का अध्ययन तो हम लोग इकोलॉजी में करते हैं बेसिकली, लेकिन और बायोस्फीयर का अध्ययन बायोजियोग्राफी में करते हैं। दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। तो हम इकोलॉजी एनवायरमेंट में इन सारी बातों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेंगे। हम लोग बायोस्फीयर का जनरल मतलब देख लेंगे, इकोलॉजी क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम की पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं क्या हैं, ठीक। उसके बाद कितने प्रकार का होता है, हमारे पर्यावरण में ऊर्जा का प्रवाह क्या कैसे होता है, पोषक तत्वों का परिसंचरण कैसे होता है, विज्ञान के कौन कौन से नियम काम करते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, बायोलॉजिकल सक्सेशन, बायोटिक सक्सेशन क्या होता है, अनुक्रमण,
अनुक्रमण से भी यूपीएससी में सवाल आया है, यूपीपीएससी में सवाल आया। सवाल तो यहां से बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इधर तो इस दशक में पूरे ट्रेंड बना कि पर्यावरण के महत्व को परीक्षाओं में ज्यादा जो है कि जोर दिया गया और सवालों की संख्या भी निरंतर बढ़ती रही। आज यूपीएससी में 15 से 20 सवाल पूछे जा रहे हैं, पीसीएस में भी यहां से सवाल होते हैं। स्तर का थोड़ा अंतर होता है। तो पर्यावरण संबंधी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ट्रॉपिक लेवल, फूड चेन, फूड वेब, जियो वेब, बायो केमिकल साइकिल, प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, ये सारी चीजें। अब जो हमारा पर्यावरण है, आप जानते हैं उसका एक जैविक घटक मानव भी है। अन्य जो जीव जंतु हैं वो पर्यावरण के साथ अपने आप को समायोजित कर लिए, लेकिन मानव बुद्धिजीवी है, विवेकशील प्राणी है और आगे चल करके विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति के साथ उसने पर्यावरण में अत्यधिक परिमार्जन की क्षमता हासिल कर ली। और संभववाद की विचारधारा में अगर चले तो मानव ये मानने लगा कि पर्यावरण का हम जितना शोषण कर सकते हैं, जितना उपयोग कर सकते हैं, वो कर लें। ठीक। अब इस विचारधारा जब यह विचारधारा अति हो गई तो ढेर सारी पर्यावरण के घटकों में विसंगतियां पैदा होने लगी और स्थानीय स्तर से लेकर के वैश्विक स्तर तक समस्याएं पैदा होने लगी। अगर हम समस्याओं को देखें तो दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। अगर वैश्विक स्तर पर प्रमुख समस्याओं की बात करें तो वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या उभर करके सामने आ रही है। पृथ्वी के औसत तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग। और आज आप देख रहे होंगे कि हर जगह ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की चर्चा हो रही है। आईपीसीसी की रिपोर्ट आ रही है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो कॉप की मीटिंग्स हो रही हैं। तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है, बहुत विस्तार से पढ़ना है और करंट से रिलेट करते हुए पढ़ना है। इसके साथ साथ एक समस्या और पैदा हुई थी, ओजोन डिप्लीशन की। आप जानते हैं हमारे वायुमंडल के समताप मंडल में लगभग 15 से 35 किलोमीटर तक ओजोन गैस पाई जाती है, ठीक है। और ये ओजोन गैस हमारे लिए एक रक्षक पेटी का काम करती है। जब सूर्य से आने वाली जो भाई अलग अलग वेवलेंथ की किरणें आती हैं, उसमें यूवी रेज भी आती है, तो जब ये हमारे वायुमंडल में प्रवेश करने लगती हैं तो समताप मंडल में स्थित ओजोन के जो कण हैं वो उनसे अभिक्रिया कर लेते हैं और उनको धरती पर नहीं पहुंचने देते, जिससे हमारी पृथ्वी पर रक्षा हो पाती है। लेकिन इस प्रक्रिया में जो ओजोन का निर्माण और विनाश होता रहता है। लेकिन कालांतर में मानव कुछ ऐसी गैसों को छोड़ रहा है, जैसे सीएफसी का नाम आप जानते हैं, जिसके द्वारा ओजोन क्षरण की प्रक्रिया तेज हो गई, जिससे जो ओजोन की परत है उसकी मोटाई कम होने लगी। और जब ओजोन नहीं रहेगा तो यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज सीधे धरती पर आएंगे और उसके ढेर सारे दुष्प्रभाव होंगे, ठीक। तो ये एक वैश्विक समस्या है। तीसरी जो समस्या है वो जैव विविधता की समस्या है। मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए नगरों का विकास कर रहा है, औद्योगिक केंद्रों का विकास कर रहा है, कृषि योग्य भूमि का विकास कर रहा है, जिस प्रक्रिया में वह जो प्राकृतिक वास क्षेत्र हैं उसको नष्ट करता जा रहा है। और जब प्राकृतिक वास क्षेत्र नष्ट होंगे तो जो जीव जंतुओं और वनस्पतियों की प्रजातियों में विविधता है उसमें कमी आएगी, जिससे हमारी खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और पूरी पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का खतरा विद्यमान है। तो वर्तमान समय में जैव विविधता में ह्रास भी एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक। तो ये तीन टॉपिक, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन क्षरण और जैव विविधता में ह्रास, ये तीन ग्लोबल इश्यूज हैं
जो मानवीय हस्तक्षेप के कारण, मानवीय क्रियाओं के कारण पैदा हुए। स्थानीय स्तर पर जब हम प्रकृति की अजैविक तत्वों में विसंगति पैदा कर देते हैं, उसकी गुणवत्ता में नकारात्मक ह्रास पैदा कर देते हैं, चाहे वायु है, जल है, मृदा है, तो यही जो गुणवत्ता में नकारात्मक परिवर्तन है, इसी को हम प्रदूषण की संज्ञा देते हैं। तो प्रदूषण भी हम ढेर सारे जितने भी प्रकार के प्रदूषण हैं, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो और इसकी वेरियस जो एफर्ट टू रिड्यूस करने के लिए सरकारी स्तर पर क्या प्रयास किया जा रहा है, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन, तो ये प्रदूषण देखेंगे हम लोग। साथ ही अगर हम लोग चलें तो हम लोग देखेंगे ग्लोबल इश्यूज मैंने लिखे, ग्लोबल प्रॉब्लम्स एंड इंटरनेशनल एफर्ट टू रिड्यूस, इसमें ये 3 इश्यूज हम लोग देखेंगे। जो बायोडायवर्सिटी है इस पर इधर फोकस ज्यादा है, खासतौर से जो रेड डाटा बुक जारी होता है, जो थोड़ा सा संकट स्थिति में जो प्रजातियां हैं उनको चिन्हित किया जाता है IUCN द्वारा। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर एक एक चीजें देखने का प्रयास करेंगे और इससे संबंधित जितने एस्पेक्ट होंगे आपको देखना चाहिए। प्रीलिम में भी सवाल आता है, मेंस में भी सवाल आता है, ये करंट ओरिएंटेड टॉपिक है, ठीक है, हमेशा चर्चा में रहता है, तो इसको आपको करंट से रिलेट करके पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब जो है एक चीज और है, यहां लिखा हुआ है रीजनल ज्योग्राफी। अब रीजनल ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्यों लिखा मैंने इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आइए हम लोग इस थोड़ा सा जरूरत है, आइए थोड़ा हम लोग समझते हैं। देखिए प्राचीन काल से जो ज्योग्राफी था उसकी जो स्टडी या अध्ययन किया जाता था समग्रता के साथ किया जाता था। बहुत ज़्यादा ढेर सारे नज़रिए, ढेर सारा ज्ञान जो था मिश्रित था। आगे जैसे जैसे समय बीता भौगोलिक अध्ययन में अनेक उपागम विकसित हुए। ढेर सारे स्कॉलर्स थे, उन लोगों ने जब भौगोलिक तत्वों का, परिघटनाओं का अध्ययन करना चाहा तो थोड़ा सा वहां पर डाइकॉटमी पैदा हुई, ठीक है, द्वंद्व पैदा हुआ कि भूगोल किस दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए। कुछ लोगों का मानना था कि भूगोल को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना चाहिए, वो ज़्यादा बढ़िया अप्रोच है। कुछ लोगों को लगा कि नहीं, रीजनल अप्रोच से, प्रादेशिक उपागम से भूगोल को पढ़ना चाहिए, वो ज़्यादा बढ़िया है। तो समय के साथ भौगोलिक अध्ययन के 2 उपागम विकसित हुए, अप्रोचेज विकसित हुए। कौन कौन से अप्रोच भौगोलिक अध्ययन के विकसित हुए? एक अप्रोच कहलाता है जिसे सिस्टमैटिक अप्रोच कहते हैं। क्या कहलाता है? सिस्टमैटिक अप्रोच, या इस अप्रोच से जो पढ़ाई होती है उसे सिस्टमैटिक ज्योग्राफी कहा जाता है। अप्रोच मतलब नजरिया, पढ़ने का तरीका, देखने का तरीका कि किस दृष्टिकोण से भौगोलिक अध्ययन हो। तो एक लोग मानने वाले कौन से थे? सिस्टमैटिक अप्रोच से ज्योग्राफी को पढ़ना चाहिए। और जो दूसरा समूह था वो मानता था कि भूगोल को प्रादेशिक नजरिए से पढ़ना चाहिए, रीजनल अप्रोच से पढ़ना चाहिए। और प्रादेशिक उपागम से जो भूगोल पढ़ा जाएगा उसे रीजनल ज्योग्राफी या प्रादेशिक भूगोल कहते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है ये सिस्टमैटिक और रीजनल ज्योग्राफी। ठीक, आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर ढेर सारे भौगोलिक तत्व पाए जाते हैं और ढेर सारी भौगोलिक परिघटनाएं घटित होती हैं। लेकिन जरा गौर करिए कि ये जो परिघटनाएं हैं
जैसे मान लो उदाहरण के लिए भूकंप है, सुनामी है, जलधारा है, चक्रवात है, वर्षा है, पर्वत निर्माण है, जितने भी भौगोलिक तत्व हैं या भौगोलिक परिघटना है, ये किसी न किसी प्रदेश में घटित होते हैं निश्चित तौर पर। ठीक है, तो आधार किसको बनाया जाए ये थोड़ा समझना था। क्रमबद्ध उपागम के अंतर्गत सिस्टमैटिक ज्योग्राफी को कहता है कि इस उपागम से जो अध्ययन होगा उसका जो आधार होता है वो भौगोलिक तत्व या परिघटना होती है। भौगोलिक तत्व या परिघटना। और अध्ययन क्षेत्र क्या होता है? अगर हम अध्ययन क्षेत्र की बात करेंगे तो ये वैश्विक परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाता है, होलिस्टिक अप्रोच, संपूर्णता के साथ। वैश्विक वैश्विक संदर्भ में पढ़ा जाता है। तो जब किसी भौगोलिक तत्व या परिघटना को आधार बनाकर उसका अध्ययन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में किया जाता है तो अध्ययन का ऐसा उपागम क्रमबद्ध भूगोल कहलाता है। ठीक है, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी कहलाता है। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ज्वालामुखी पढ़ना है। ज्वालामुखी एक प्राकृतिक परिघटना है। अगर हम उसे क्रमबद्ध उपागम के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ज्वालामुखी क्या है, कितने प्रकार का होता है, कारण कौन से हैं और उसका विश्व में वितरण कौन सा है। मतलब हमारा आधार क्या रहेगा? ज्वालामुखी। लेकिन जब हम ज्वालामुखी पढ़ रहे होंगे तब हम दूसरे भौगोलिक परिघटना या तत्व को आधार नहीं बनाएंगे, उसको नहीं मिलाएंगे। ज्वालामुखी को ही हम क्या करेंगे? समग्रता के साथ पढ़ेंगे। ऐसी पढ़ाई क्रमबद्ध उपागम के तहत मानी जाती है। जैसे मान लीजिए जलधारा पढ़ रहे हैं तो जलधारा से संबंधित जो विभिन्न एस्पेक्ट हैं हम उसका अध्ययन करेंगे और उसका विश्व वितरण देखेंगे। हम जो है जब जलधारा पढ़ रहे होंगे तो हम वर्षा की चर्चा नहीं करेंगे। तो कुछ विद्वान का मानना था कि भूगोल भाई इसी दृष्टिकोण से एक एक करके पढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इससे इतर विश्वास करते थे। लोगों का मानना यह था कि चूंकि भौगोलिक परिघटनाएं जो होती हैं किसी न किसी क्षेत्र से संबंधित होती हैं तो हम क्षेत्र को आधार बनाते हैं और उस क्षेत्र में पाई जाने वाली समस्त प्राकृतिक और मानवीय तत्वों एवं परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं। आधार हमारा क्या रहेगा? क्षेत्र रहेगा और उसमें जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, प्राकृतिक तत्व हैं, मानवीय तत्व हैं, सबका हम अध्ययन करते हैं। अध्ययन का ऐसा उपागम प्रादेशिक उपागम कहलाता है और जो अध्ययन होता है उसे प्रादेशिक भूगोल कहते हैं। तो हम आधार किसको बनाते हैं? इसमें आधार बनाते हैं किसी प्रदेश को। अब वो प्रदेश छोटा सा इलाहाबाद भी हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है, उत्तर प्रदेश हो सकता है, राजस्थान हो सकता है, इंडिया हो सकता है, उससे बड़ा एशिया हो सकता है। तो आप बड़े होते होते कॉन्टिनेंट लेवल तक जा सकते हैं। छोटा प्रदेश आपका गांव हो सकता है, बड़ा प्रदेश महाद्वीप हो सकता है। जैसे आपने मान लीजिए किसी प्रदेश को आधार बनाया और अध्ययन किसका करेंगे? उस प्रदेश में समस्त जो अध्ययन होगा वो समस्त भौतिक एवं मानवीय तत्व एवं परिघटना। जब
किसी प्रदेश को आधार बनाकर उसमें पाए जाने वाले या उसमें घटित होने वाले समस्त भौगोलिक तत्वों एवं परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो अध्ययन का ऐसा उपागम प्रादेशिक भूगोल कहलाता है। उदाहरण के लिए, अगर मान लीजिए हमने एक कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका को आधार बनाया, तो उत्तर अमेरिका को जब आधार बनाएंगे तो उत्तर अमेरिका में पाए जाने वाले घटित होने वाले समस्त तत्वों को देखेंगे। जैसे उत्तर अमेरिका में पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदियों की स्थिति क्या है। अगर मानवीय तत्व में देखेंगे तो देश, राज्य, राजधानियां, प्रमुख नगर, औद्योगिक केंद्र, वहां की भाषा, वहां की जनजाति, ये समस्त मानवीय तत्व। भौतिक तत्वों में पर्वत, पर्वत चोटी, पठार, मैदान, मरुस्थल, घास के मैदान, ये समस्त चीजें हम लोग देखेंगे। लेकिन जब उत्तर अमेरिका की बात कर रहे होंगे तब हम दक्षिण अमेरिका और एशिया की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अध्ययन का केंद्रीय विषय क्या है, केंद्रीय बिंदु क्या है। हमने आधार बनाया प्रदेश को, उत्तर अमेरिका को। समग्रता से हम उत्तर अमेरिका पढ़ेंगे और समस्त तत्वों को जानेंगे। इस अप्रोच से जो पढ़ाई होती है उसे रीजनल ज्योग्राफी कहा जाता है। ठीक है, अब अगर हम लोग चलें तो जो हमने सिलेबस आपका डिजाइन किया, तो मैंने बताया कि जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट है पूरा का पूरा, ये जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी और बायोज्योग्राफी है, ये सारी चीजें हम सिस्टमैटिक अप्रोच से एक एक टॉपिक को करके देखेंगे, एक एक टॉपिक को समग्रता के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, इधर जो है अगर हम मानवीय भूगोल को देखें, ह्यूमन ज्योग्राफी को, ह्यूमन ज्योग्राफी में अगर आप देखें इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, उनकी लैंग्वेजेस, ट्राइब्स, पोर्ट सिटी, एग्रीकल्चर, जितने भी मानवीय पहलू हैं उन समस्त पहलुओं को हम लोग प्रादेशिक उपागम के अंतर्गत देखेंगे। उत्तर अमेरिका में जाएंगे, हम आपसे बताएंगे रिचमंड क्यों फेमस है, कहां कहां तंबाकू की खेती होती है, कहां कहां गेहूं मक्के की खेती होती है, कहां कहां सांस्कृतिक नगर हैं, कौन कौन से औद्योगिक नगर हैं, कौन कौन से देश हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं, उनकी राजधानियां क्या हैं। सारे मानवीय पहलू को हम लोग प्रादेशिक उपागम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो फिजिकल ज्योग्राफी पूरा हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे सिस्टमैटिक अप्रोच से, और जो ह्यूमन ज्योग्राफी वाले से की बातें हैं, मानव उसके अंतरक्रिया से संबंध से जो उत्पन्न बातें हैं, वो समस्त बातों को मैं इसमें आप लोगों को पढ़ाऊंगा, रीजनल अप्रोच से पढ़ाऊंगा। अब अगर हम लोग देखें, आ जाएं, तो आप देखो यहां पर लिखा हुआ है, अगर आप देख सको तो नॉर्थ अमेरिका को हमने आधार बनाया रीजनल अप्रोच से, उसमें हम फिजिकल एस्पेक्ट देखेंगे, माउंटेन्स, प्लेटू, वैलीज, डेजर्ट, ग्रासलैंड, स्ट्रेट, आइलैंड, एस्थमस, रिवर्स, एडजॉइनिंग वाटर बॉडीज, आइलैंड्स, वाटरफॉल एंड लेक्स, कैनाल्स। उसके बाद ह्यूमन एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखेंगे। इसमें क्या क्या है, कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स एंड बाउंड्रीज, मेजर इंटरनेशनल बाउंड्रीज, landlocked countries, major cities and related aspect, important dam on rivers and HEP hydroelectric power, major minerals and industrial centers, races and sub races, major languages, transport। ये जितने भी ह्यूमन एंड फिजिकल एस्पेक्ट हैं वो हम लोग कॉन्टिनेंट वाइज देखते हुए चलेंगे, क्योंकि घटनाएं तो किसी न किसी प्रदेश में ही घटित हो रही है ना। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम लोग देखें तो जो परीक्षा है, परीक्षा में इन दोनों अप्रोचेस से सवाल आते हैं। जो आपके सिस्टमैटिक और रीजनल अप्रोच मैंने बताया था उससे सवाल आता है। ठीक, तो ये चीज हम लोग ध्यान देंगे। हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी सिस्टमैटिक अप्रोच से भी पढ़ेंगे और रीजनल अप्रोच से भी पढ़ेंगे।
ह्यूमन ज्योग्राफी रीजनल अप्रोच से पढ़ेंगे। और अगर परीक्षा को देखिए तो क्या आपको नहीं लगता इसी को रीजनल अप्रोच से पढ़ाई जो होती है, भाई अब देखिए नॉर्थ अमेरिका हमें पढ़ना है तो नॉर्थ अमेरिका रोज तो जा नहीं पाएंगे, तो हमें उसकी कोई अनुकृति, कुछ इमेज चाहिए, ठीक है, वो मैप के माध्यम से हो पाती है। और मैप का कलेक्शन एटलस, तो एटलस के माध्यम से ये पढ़ाई होती है। इसीलिए कई बार लोग इसे मैपिंग कह देते हैं रीजनल ज्योग्राफी को, जबकि ये मैपिंग नहीं है, ये ज्योग्राफी थ्रू मैप है, ठीक है। मैपिंग का मतलब होता है कार्टोग्राफी, मानचित्रण, मैप बनाने की विधि। तो हम लोग थ्रू मैप रीजनल अप्रोच से भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और यकीन मानिए जब तक आप इंटरलिंक करके दोनों नहीं पढ़ेंगे, सिस्टमैटिक और रीजनल अप्रोच से, तब तक भूगोल आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। भूगोल की अच्छी समझ के लिए दोनों को इंटरलिंक करके पढ़ना बहुत जरूरी है। एक बार सेपरेटली पढ़ लीजिए, दोनों की समझ बन जाएगी, उसके बाद इंटरलिंक कर लेंगे। रीजनल अप्रोच से हम लोग सारे कॉन्टिनेंट्स और उसके एस्पेक्ट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे महाद्वीपों को हम लोग एक एक करके और उसके छोटी से छोटी, बड़ी सी बड़ी बातों को धीरे धीरे पढ़ेंगे, तब जाकर के वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट होगा। अब सवाल उठता है कि भारत एवं विश्व का भूगोल है, इन्हीं सारे पहलुओं को हमें इत्मीनान से भारत में भी देखना होगा। अगर हम लोग भारत में आए, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत के भूगोल से भी सवाल पर्याप्त होते हैं। भारत के भूगोल में कम से कम इतना आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो ह्यूमन एस्पेक्ट है इंडिया में, उसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, सरकारी योजनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, डैम बन रहे हैं, रिजर्वायर्स बन रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में परिवर्तन हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में परिवर्तन हो रहा है। तो बहुत ही डायनामिक टॉपिक है ये, लेकिन कम से कम इतना आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए। भारत का सामान्य परिचय प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से एक आध सवाल हमेशा आता है। सामान्यतया ये फैक्ट ओरिएंटेड होता है, हम लोग देखेंगे इसको भी। वैसे भी भारत के आप निवासी हैं तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। दूसरा, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। एसपी चटर्जी विद्वान थे, उन्होंने भारत की भू आकृति को 4 बृहद, 20 मध्यम और 58 लघु स्तरीय प्रदेशों में बांटा। तो फिजियोग्राफी में 4 बड़े, नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि पेनिनसुलर हाईलैंड, और तटीय मैदान और द्वीप कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड। ये 4 भाग हैं, इनके सब डिवीजन हैं, हिमालय की कौन कौन श्रेणियां हैं, कैसे बनी, ये सब हम देखेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से लगभग 2 सवाल रहते हैं, पीसेस वगैरह में 2-3 सवाल रहते हैं हर साल। एक हिमालय से रहेगा, एक प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से रहेगा। तो फिजियोग्राफी को बहुत विस्तार से हमें जानने की जरूरत है। उसके बाद जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड रॉक सिस्टम इन इंडिया पढ़ेंगे। आपको पता है कि हमारे भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत, जो बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर से घिरा हुआ है, ये प्राचीनतम स्थलखंड पैंजिया का हिस्सा माना जाता है। वेगनर ने अपने महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत में इस बात को बताया कि प्राचीन पैंजिया का आगे चल करके विखंडन लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड के रूप में हुआ, और जब पुनः ट्रियासिक जुरासिक पीरियड में इसका गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ, तो उससे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका बने। तो हमारा प्रायद्वीपीय भारत बहुत प्राचीन है, यहां प्राचीनतम चट्टान मिलती है। साथ ही साथ अभी उत्तर भारत का मैदान देखोगे, जो हिमालयी नदियों द्वारा लाए गया और साथ से बना है, तो आपको लगेगा कि वहां तो नवीनतम संरचना पाई जा रही है। तो भारत में क्रमिक रूप से चट्टानी संरचनाओं का विकास कैसे हुआ, पूर्ववर्ती चट्टान के अपरदन
परिवहन और अन्यत्र निक्षेपण से, उसको हम लोग देखेंगे। ये टॉपिक मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ प्रीलिम में भी लगभग हर साल सवाल आते हैं। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जिसमें आपने नाम सुना होगा आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, टर्शियरी, क्वार्टनरी, क्या इनकी विशेषताएं हैं, कहां इनका भारत में वितरण है, वो सारी बातें हम जानेंगे। आगे चलेंगे तो ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न, नदियों का अपवाह तंत्र और प्रतिरूप देखेंगे। एंटीसीडेंट रिवर्स क्या होती हैं, सबसिक्वेंट क्या होती हैं, कॉन्सिक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट, रीसिक्वेंट, ढेर सारे पैटर्न्स हैं, ठीक है। डेंड्रेटिक पैटर्न क्या होता है, रेक्टेंगुलर पैटर्न क्या होता है ना, ब्रेडेड पैटर्न क्या होता है, पैरेलल पैटर्न क्या होता है, ये चीजें हम लोग जानेंगे और ये प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ड्रेनेज पैटर्न एंड सिस्टम के बाद हम लोग नदियां देखेंगे, और नदियों को याद रखिएगा समग्रता से देखेंगे, समग्रता से, होलिस्टिक, क्योंकि मेंस में आ सकता है कि भाई हिमालयी नदियों और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बीच प्रमुख अंतर बताइए, ठीक है। इसी तरीके से प्रीलिम में ढेर सारे सवाल आते हैं, नदी, उनकी सहायक नदी कहां कहां से गुजर रही है, कौन कौन से नगर उसके तट पर है, कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, किन राज्यों के मध्य ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं, किन राज्यों के मध्य इनके मध्य विवाद है। तो सारे एस्पेक्ट नदी के संदर्भ में हम लोग देखेंगे। मैंने आपसे कहा था होलिस्टिक अप्रोच से पढ़ेंगे, फिर चाहे यूपीएससी उस सवाल को पूछे कठिन रूप में या तो सरल रूप में लोअर की परीक्षा हो, अगर आपने इंडस रिवर सिस्टम पढ़ा है तो कोई भी सवाल पूछे आप बताने की स्थिति में रहिए, चाहे कठिन सवाल चाहे सरल सवाल। मेरा काम यही है, मैं होलिस्टिक अप्रोच से पढ़ाता हूं। क्या प्री होता है, क्या मेंस होता है, क्या लोअर की परीक्षा है, यूपी लोअर की, और क्या आईएएस है। सिंधु नदी को अगर आपने हर दृष्टिकोण से पढ़ लिया, चाहे सिंधु नदी जल विवाद हो, चाहे उसकी सहायक नदियां हो, चाहे मानवीय पहलू हो, तो सवाल कुछ भी बनाओ भाई, क्या दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। आप लोअर दे रहे हो तब भी ठीक है, जो आईएएस दे रहा है वो भी ठीक है, सबके अपने अपने एम्बिशंस हैं। लेकिन हमारी क्लास में मेरी कोशिश यही होती है कि सबकी रिक्वायरमेंट ज्योग्राफी में पूरी की जाए। तो इस तरीके से हम रिवर्स देखेंगे, और जैसा कि आप देख रहे हो डैम, रिजर्वायर, सिटीज एंड ऑन रिवर्स, वाटरफॉल्स, कैनियन, जो भी बने हैं सब कुछ हम इसमें देखेंगे। इसके बाद अगर हम लोग और आगे चलें तो हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट लेक्स भारत की, ये भी प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो ये झील है ये भी प्रीलिम के लिए। इसके बाद मानसून एक बड़ा चैप्टर है, मानसून, इंडियन क्लाइमेट। आपको पता है, आपको याद होगा मानसून द्वितीयक परिसंचरण का हिस्सा है, लेकिन भारत के पूरे क्लाइमेट को कंट्रोल करने में मानसूनी विंड की बहुत बड़ी भूमिका है, ठीक है। मानसूनी पवनें जानते होंगे आप इसके विषय में, ये एक प्रत्यावर्ती पवनें होती हैं जिनकी दिशा में ऋतुवत परिवर्तन होता है। ग्रीष्म ऋतु में ये सागर से स्थल की ओर चलती हैं, ठीक, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें कहते हैं। शीत ऋतु में ये लौटना शुरू कर देती हैं, स्थल से सागर की ओर बहने लगती हैं। इन्हें लौटता हुआ मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। ये इंडियन क्लाइमेट को बहुत प्रभावित करती हैं, इंडियन एग्रीकल्चर को बहुत प्रभावित करती हैं, मानव जीवन की समस्त पद्धतियों को प्रभावित करती हैं। तो इंडियन मानसून, मानसून की उत्पत्ति संबंधी जितनी परिकल्पनाएं हैं, चाहे क्लासिकल थियरीज हो और चाहे अभी रिसेंट की थियरी हो, आप जेट स्ट्रीम से बात करें, इंडियन ओशन डायपोल की बात करें, ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें विस्तार से देखेंगे। साथ साथ एल नीनो और ला नीना का इंडियन मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये चीज भी ध्यान रखना है आपको, ये ज्यादातर मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से यहां से सवाल आते हैं, विश्लेषणात्मक जानकारी की मांग करता है यह टॉपिक, लेकिन क्या करेंगे, सवाल तो कुछ भी बन सकता है।
अभी मुझे एक सवाल याद आ रहा है, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस नगर में दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों द्वारा सबसे कम वर्षा होगी? विकल्प में था दिल्ली, मुंबई, न्यू मैंगलोर और चेन्नई। सोचिए, आपको उत्तर आता होगा। चेन्नई में सबसे कम वर्षा होगी। क्यों? क्योंकि दक्षिण पश्चिम हवाएं जब बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती हैं तो वो कोरोमंडल तट के पैरेलल जाती हैं, इसलिए वर्षा नहीं कर पाती। तो कहने का चेरी ब्लॉसम, मैंगो सावर, बोर्डोई चिल्ला, लू, शीतलहर, जेट स्ट्रीम से रिलेटेड सवाल आए हैं प्रीलिम में। है तो ये मेंस का टॉपिक, लेकिन प्री में भी बहुत सवाल आए। उसके बाद डिजास्टर एंड देयर मैनेजमेंट, जो ढेर सारी प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, मानवीय प्रक्रियाएं हैं, उनके द्वारा जो आपदा पैदा होती है उसको भी हम लोग यहां पर देखेंगे, और भारत सरकार द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं इसको भी यहां हम लोग सीखेंगे। आपके सिलेबस में सॉइल मेंशन है, मृदा। मृदा हम लोग यहां होलिस्टिक अप्रोच से देखेंगे। भारत की मृदा को तो देखेंगे ही देखेंगे, हम विश्व की मृदा को भी देखेंगे। क्योंकि मृदा लिखा है तो मैंने कहा ना कि मृदा को अब 360 पढ़ना पड़ेगा। 5-7 सवाल तो अभी मैं बना दूं आपको। अगर इसको तोड़ोगे तो सबसे पहले मृदा का क्या अभिप्राय है, मृदा के वितरण को, मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करिए। सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स, मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तापमान का क्या रोल है, वर्षा का क्या रोल है, मृदा प्रतिरूप पर ये कहां तक प्रभाव डालते हैं, रिलीफ का क्या है ना, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। जब उसके बाद मृदा का की परिच्छेदिका देखेंगे, सॉइल प्रोफाइल, एक विकसित मृदा में कौन कौन सी संस्तर का विकास होता है, ये भी मेंस का सवाल है। विश्व में मृदा का वितरण देखेंगे, जो प्रमुख मृदाएं हैं, पॉडजोल, ग्रे ब्राउन पॉडजोल, रेड येलो पॉडजोल, ठीक है। उसके बाद लैटोसॉल, आगे चलेंगे तो हम लोग चेरनोजम, चेस्टनट, जो भी जोनल, अजोनल, इंट्राजोनल सॉइल है, मारबूत का वर्गीकरण है, उसको भी हम लोग पूरा एक एक करके इत्मीनान से देखेंगे। फिर हम लोग भारत में आएंगे, और भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने जो 8 प्रकार की मृदाएं बताई हैं उसको देखेंगे, उसके वितरण को जानेंगे, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं उसको समझेंगे, ताकि सवाल आए तो आप अच्छी तरीके से चाहे प्रीलिम में चाहे मेंस में टैकल कर लीजिए। उसके बाद मानवीय क्रिया के द्वारा, मानव के अत्यधिक प्रयोग के द्वारा मृदा की भौतिक रासायनिक संरचना में परिवर्तन आया है, नकारात्मक परिवर्तन, जिससे मृदा प्रदूषित हो गई है, उसकी उत्पादकता कम हो गई है। तो मानवीय क्रिया के द्वारा मृदा में कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, उसके दुष्प्रभाव क्या हैं, मृदा अगर प्रदूषित हो रही है तो उसके संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं, चाहे प्राकृतिक कारण से उसकी गुणवत्ता में ह्रास आए, डिग्रेड हो, और चाहे मानवीय कारणों से। तो सॉइल डिग्रेडेशन के कारण, उसके प्रभाव और उसके संरक्षण की विधियां, इतना जब आप सीखेंगे तब जाकर के सॉइल 360 खत्म होगा। करंट में कौन कौन सी योजनाएं इसके लिए चल रही हैं सॉइल कंजर्वेशन के लिए, वो सब भी आपको जानना और समझना पड़ेगा। आगे चलेंगे तो वनस्पति भी टॉपिक में है, आपके मेंस के सिलेबस में है, इसको भी 360 पढ़ना पड़ेगा। प्राकृतिक वनस्पति क्या है, वनस्पतियों के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तापमान, वर्षा, मृदा, है ना, टाइम, सब कुछ जो जो फैक्टर हैं हम लोग यहां देखेंगे। उसके बाद वनस्पतियों का विश्व वितरण कौन कौन सा है, भारत में वनस्पति का विश्व वितरण, भारत में वनस्पतियों का वितरण कौन से हैं, ठीक है, कहां पर आर्द्र सदाबहार वन, शुष्क सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन, उसके बाद आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, सवाना, उसके बाद आगे चलेंगे तो डेजर्ट। ये सब वनस्पति के जो प्रकार भारत में हैं, विश्व में हैं, हम लोग यहां पर देखेंगे।
और आपको याद होगा कि मानवीय क्रिया के द्वारा प्राकृतिक वनस्पतियों में भी संकुचन हो रहा है, उनका भी नाश हो रहा है। तो प्राकृतिक वनस्पतियों के संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, प्राकृतिक वनस्पतियों में क्षरण के कारण क्या क्या हैं, तो कारण, संरक्षण के उपाय, इसका महत्व, ये सारे पहलुओं को जानना होगा। उसके बाद मेजर क्रॉप्स कौन कौन से हैं, भारत में बोई जाने वाली जो फसलें हैं। पहले तो सस्य विविधता बहुत ज्यादा थी, लेकिन हरित क्रांति के पश्चात जो ज्यादातर विकास हुआ और गेहूं और चावल की कृषि का विकास हुआ। तो हरित क्रांति क्या है, हम लोग उसको जानेंगे, जिसने अन्न के संदर्भ में भारत को आत्मनिर्भर बनाया, खाद्यान्न के संदर्भ में। लेकिन आगे चल करके महसूस किया गया कि इस हरित क्रांति के से अनेक समस्याएं पैदा हो रही हैं। समस्याएं कौन कौन सी हैं, प्राकृतिक पर्यावरण पर इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में इसके दुष्प्रभाव क्या पड़े, सामाजिक क्षेत्र में इसका प्रभाव क्या पड़ा। निश्चित तौर पर आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, साथ ही नकारात्मक, लेकिन पर्यावरणीय क्षेत्र में इसका नकारात्मक प्रभाव रहा। इसी कमी को दूर करते हुए द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान किया गया है, ठीक है। द्वितीय हरित क्रांति के घटक कौन कौन से होंगे, वो सारी बातें जब आप सीख लेंगे तब ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये कंप्लीट होगा। फिर भारत में पाई जाने वाली मिनरल्स, मिनरल बेल्ट्स, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, लोहा कोयला, आपको पता है ये प्रीलिम के लिए यूपीएससी तो अब पूछता नहीं, हाँ पीसीएस में और छोटी परीक्षाओं में पूछ लेता है कि भाई बैलाडीला, रानीगंज, कोरबा, ठीक है, कोलार, ठीक है, जादूगुड़ा, कुछ नाम बता रहे हैं हम अलग अलग मिनरल्स के लिए जो फेमस हैं इंस्टेंटली, अभी तो सब बस चर्चा हो रही है। एक एक करके जो महत्वपूर्ण हैं मिनरल्स देखने हैं, पावर रिसोर्सेस, इंडस्ट्रीज देखने हैं कुछ महत्वपूर्ण, और थोड़ी थोड़ी बातें इनमें सबके विषय में जानना है। नेशनल पार्क, सबसे पहले वाइल्ड बायोडाइवर्सिटी सेंटर, नेशनल पार्क, मरीन पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और ये तीन चीजें हम लोग जो जैव विविधता वाला चैप्टर था इसके पहले अगर हम लोग देखें तो ये चीज हम लोग यहां पर देख लेंगे, जैव विविधता। क्लियर? हमें लगता है कम से कम इतनी बातें आपको पढ़ करके परीक्षा में जाना चाहिए। तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मेरी क्लासेस शुरू हो रही हैं, मेरा उद्देश्य यही है कि जो लोग हमसे जुड़ेंगे कम से कम इतनी बातें मैं उनकी तैयार जरूर करवाऊंगा। समय के साथ और जो आवश्यक होगा वो मैं अपने विवेक के साथ जोड़ता जाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों का स्वागत है। कल से इस चीज को और आगे टॉपिक में कंटिन्यू किया जाएगा और रीजनल अप्रोच से हम लोग पढ़ाई कल शुरुआत करते हैं और नॉर्थ अमेरिका को आधार बनाते हैं और समस्त बातों को देखेंगे। तो एक एक करके हम लोग अब क्रमवार लेक्चर करते चले जाएंगे। आपकी क्या जिम्मेदारी है? देखिए, अभी तक जब आप क्लास में सामने बैठते थे तो मेरे दबाव में भी पढ़ लेते थे। शायद मेरे विषय में कुछ बच्चे ये बातें करते हैं कि मैं पढ़वाने के लिए जाना जाता हूं। सही बात, मेरा विश्वास भी यही है। टीचर मैं उसी को अच्छा मानता हूं, खुद सब कुछ तैयार करके दे दो, बच्चा कुछ न पढ़े तो बेकार। जंग तो बच्चे को लड़नी है। मैं बच्चे से पढ़वाने में, उससे मेहनत करवाने में यकीन करता हूं। और कितना मैं सफल हो पाया हूं ये तो हमारे पुराने बच्चे ही बताएंगे, लेकिन ईमानदारी से मेरा प्रयास यही होता है कि मेरी क्लास करने के बाद बच्चे को प्रीलिम, मेंस, किसी भी स्तर पर कोई समस्या न हो। परीक्षा में जब वो बैठे तो जीएस के अन्य खंडों में सबसे पहले भूगोल को खोजे, क्योंकि उसे उतना विश्वास हो कि भूगोल के प्रश्न हम निश्चित तौर पर कर जाएंगे।
और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है तो निश्चित तौर पर सवाल सही होते हैं। और ऐसा तब होगा जब आप मेहनत करोगे, आप पढ़ोगे। अभी तक तो क्लास में मैं डरा के धमका करके ऐसा कर लेता था, लेकिन अब इस वर्चुअल क्लास में, ऑनलाइन में